मॉर्निंग दोस्तों। तो कैसे हो तुम लोग? तो आज हम लोग पढ़ेंगे कैपेसिटर का लेक्चर नंबर 14। ओके चलो, तो आगे बढ़ने से पहले मैं उस इंफॉर्मेशन को फिर से रिपीट करना चाह रहा हूं कि हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इस वीक में हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, ये 11th का बचा हुआ हिस्सा है जो हमें कवर अप करना है और इसको मैं वीक में 3 लेक्चर इसके डालूंगा। ये 5 12th वाले लेक्चर के अलावे ये 3 लेक्चर्स आएंगे जिसके बारे में मैं आपको रूटीन और सब कुछ मंडे को डिस्क्लोज करूंगा। मंडे को आपको आ जाएगा कि कैसे क्या होना है नहीं होना है, ठीक है ना। और उसके बाद हम लोग उसकी भी पढ़ाई कर देंगे। लेकिन ये याद रहे ये YouTube पे आएगा, ये ऐप पे नहीं आएगा। ऐप पे सिर्फ 12th का चलता रहेगा और ये कहां पे आएगा? YouTube पे, ताकि आप किसी को भी कोई कंफ्यूजन ना हो। तो ये जो आपका हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स है ये YouTube पे आएगा, इसलिए आप मत भूलिएगा YouTube पे देखना वो 12th जो मैसेज रहेगा, ठीक है ना। क्लियर? चलो, तो अब बात करते हैं बच्चों हम लोग आज के इस प्रॉब्लम की। तो देखो ये प्रॉब्लम भी बहुत लर्निंग प्रॉब्लम है, जैसा कि मैंने पहले ही बोला कि डीपीपी के हर एक क्वेश्चन को अपने को ध्यान से रखना है। ये आप ये मत समझो कि ये डीपीपी हम लोग कर रहे हैं, बल्कि ये एक थ्योरी है जिसको समझना है। अगेन दिस क्वेश्चन जो है ये आपका जो है वो इरोडोव का क्वेश्चन है। थोड़ा टफ है क्वेश्चन, थोड़ा टफ है, लेकिन आपको इसमें सीखने को इतना कुछ मिलेगा कि एज ए कॉम्प्रीहेंशन आप समझो कि चीजें आपको ढंग से समझ में आएंगी और कैसे कब क्या होगा नहीं होगा। देखो मैंने पहले से ही डायग्राम बना के ऑलरेडी इसका रखा हुआ है। अभी क्या है कि अपने को इस सर्किट में टोटल 3 कैपेसिटर्स नजर आ रहे हैं, C, C0 और C। ठीक है, पहले जो ये स्विच है ये नंबर 1 पोजीशन पे था और बाद में इसे यहां से शिफ्ट करके नंबर 2 पे कर दिया गया। तो पहले डायग्राम ये बनना है, बाद वाला डायग्राम ये बनना है और बैटरी की जो EMF है वो E दी गई है। देखो जब ये स्विच 1 पे था तो तुम देख सकते हो कि ये दोनों पैरेलल में होगा, क्योंकि इन दोनों का प्लेट यहां एक जगह जुड़ा हुआ और यहां एक जगह, और इनका इक्विवेलेंट इसके साथ सीरीज में है। बात समझ में आ रही है कि अगर हम लोग देखें तो ये दोनों पैरेलल में हो गए, ठीक है ना। किसी किसी को नजर आ रहा होगा तीनों पैरेलल में, तीनों पैरेलल में नहीं है दोस्त। देखो ये पॉइंट है, यहां से ये दोनों तार ऐसे लगा हुआ है और फिर ऐसे लगा हुआ था, ये दोनों हो गया पैरेलल में और इसका रिजल्ट जो है ये इसके साथ क्या है? सीरीज में। और जब इस स्विच को तुमने यहां शिफ्ट कर दिया तो अब ये दोनों पैरेलल में हो गए और इसका इक्विवेलेंट इसके साथ सीरीज में आ गया। क्लियर है? तो एक काम करो, सबसे पहले इसका C इक्विवेलेंट निकाल लो। तो C इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा? तो इन दोनों का, ठीक है ना, ये दोनों आपका क्या है? आपका पैरेलल में है तो C प्लस C0 है ना, तो इसका इक्विवेलेंट हो जाएगा C प्लस C0। अब वो इसके C के साथ क्या है? सीरीज में नहीं बच्चे, ये दोनों का इक्विवेलेंट हो गया C प्लस C0 और ये क्या है? सीरीज में। तो पूरे सर्किट का जो C इक्विवेलेंट होगा बच्चों वो क्या होगा? C इंटू C प्लस C0 डिवाइडेड बाई C प्लस C0। आ रही है बात समझ में? C1 का काम कर रहा है C और C2 का काम ये दोनों मिलकर कर रहा है, दोनों ऐड हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपका C इक्विवेलेंट आ गया। इसको थोड़ा ढंग से लिखोगे तो ये आ गया C ओके इंटू C प्लस C0 और डिवाइडेड बाई 2C प्लस C0। ठीक है, चलो अब एक काम करते हैं, अब देखते हैं बैटरी कितना चार्ज भेजेगी। तो मान लो बैटरी ने इधर से खींच के चार्ज इसको दिया, तो इसको कितना चार्ज दिया? प्लस Q। ओके, अब इसको प्लस Q दिया तो सामने वाले को क्या मिलेगा? माइनस Q। अब देखो ये, अब इधर इसको प्लस Q दिया लेकिन इधर तो इसका 2 जगह बंटवारा होना है ना। ऐसा नहीं है कि अगर एक ये नहीं रहता तो इधर बैटरी प्लस Q भेजती और इधर माइनस Q भेज देती, लेकिन यहां चूंकि 2 कैपेसिटर्स है तो दोनों पे आप ना डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो इसको दे दो माइनस Q1 और इसको दे दो माइनस Q2। क्लियर है? और अपोजिट वाले को यहां पे क्या दोगे? प्लस Q1 और इसको क्या दोगे अपोजिट को? प्लस Q2। अब एक बात गौर करना, ध्यान से देखना, ये जो प्लेट है ऊपर वाला, ये पूरा जो सेक्शन है, देखो ये प्लेट, फिर ये प्लेट, फिर ये प्लेट, ये पूरा का पूरा सेक्शन जो है ये एक आइसोलेटेड प्लेट। और आइसोलेटेड प्लेट पे तुम जानते हो, बार बार मैं बोलता हूं, नेट चार्ज क्या होगा? 0।
समझ गए ना? तो इसका मतलब है कि हम ये यहां बोल सकते हैं बच्चों, हम लोग यहां पे ये बोल सकते हैं कि सीधी सी बात है Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू Q। नहीं समझे? क्योंकि Q1 और Q2 का अगर सम प्लस Q होगा तो प्लस Q जोड़ माइनस Q सब मिलके क्या हो जाएगा? 0। और ऐसे भी देखो कि इधर जो प्लस Q गया है इधर माइनस Q आया, उसी माइनस Q का ये दो हिस्सा हुआ है, तो ऐसे भी हम लोग लिख सकते थे Q1 प्लस Q2 इक्वल्स टू Q। ठीक है, अब ये Q की वैल्यू कितनी होगी? तो Q की वैल्यू निकालना बहुत आसान काम है। Q जो बैटरी सप्लाई करती है, बैटरी को तो एक ही कैपेसिटर नजर आता है, दैट इज C इक्विवेलेंट। तो बैटरी सप्लाई करेगी C इक्विवेलेंट इनटू EMF। ओके, तो ये यहां से कितना आ जाएगा? सो Q इक्वल टू C इक्विवेलेंट कितना है? C इंटू C प्लस C नॉट अपॉन 2C प्लस C नॉट, I इंटू E कर दोगे तो C इंटू C प्लस C नॉट अपॉन 2C प्लस C नॉट। आ रही है बात समझ में? तो ये इस तरीके से हमारा Q यहां पे कैलकुलेट हो गया। चलो, अब Q तो पता चल गया, Q कितना आया पता चल गया, कैसे कैलकुलेट किया समझ में आया? कहोगे सर इस वाले डायग्राम में क्या होगा? अब जरा एक बात गौर करना कि क्या इसका इक्विवेलेंट उससे अलग होगा? तो जवाब है नो। तुम देखो, जैसे यहां पे एक C के साथ C प्लस C नॉट है ना, कई सारे ये C उसका लिखा हुआ भाई, कंफ्यूजन नहीं हो जाए तुमको। C तो जैसे यहां C प्लस C नॉट पैरेलल में था और ये C उसके साथ क्या था? सीरीज में। तो ठीक इसी तरीके से यहां C प्लस C नॉट ये दोनों पैरेलल में और ये C क्या है? सीरीज में। तो इस केस में भी अगर देखोगे तो बात तो बराबर ही है ना, बस फर्क यह है कि इधर निगेटिव टर्मिनल पे ऐसे जुड़ा हुआ है और इधर पॉजिटिव टर्मिनल पे जुड़ा हुआ है। लेकिन अगर कैपेसिटर की बात करोगे तो जैसे यहां 3 कैपेसिटर्स हैं जिसमें से 2 पैरेलल में है C और C नॉट और वो दोनों C के साथ सीरीज में है, वैसे यहां C और C नॉट आपका पैरेलल में है और इस C के साथ क्या है? सीरीज में। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, मतलब सिमेट्री से ये दोनों डायग्राम सेम है। फर्क यही है कि जैसे यहां प्लस Q एक कैपेसिटर को दिए हो, अब माइनस Q को 2 में डिवाइड किए हो, ठीक यहां पे क्या करोगे? यहां पे जैसे देखो यहां एक सिंगल पॉजिटिव टर्मिनल से एक सिंगल कैपेसिटर प्लस Q है, तो यहां पे क्या हो जाएगा? माइनस Q। क्लियर है? और यहां देखो Q1 Q2 डिवाइड हुआ है, तो यहां इसको क्या मिलेगा? प्लस Q2। देखो यहां माइनस Q2 था, इसको यहां क्या मिल जाएगा? प्लस Q2। कहोगे प्लस क्यों? तो पहले ये प्लेट इसके नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ था, अब इसके पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है और इसको क्या मिलेगा बच्चों? प्लस Q1। कहोगे क्यों? तो पहले इसकी कैपेसिटी C थी, अभी भी इसकी कैपेसिटी C है। फर्क यह है कि पहले नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ था, अब किससे जुड़ा हुआ है? पॉजिटिव टर्मिनल से। अपोजिट प्लेट पे माइनस Q1, अपोजिट प्लेट पे माइनस Q2, अपोजिट प्लेट पे प्लस Q। तो आज भी देखें तो इन सबको जोड़ के 0 ही होगा, क्योंकि ये प्लस Q है और ये माइनस Q2 और माइनस Q1 का भी सम हो जाएगा माइनस Q। तो माइनस Q प्लस Q कैंसिल होके 0 हो जाएगा। तो मतलब कि आप बस देखो चार्ज का क्या हुआ है? रीअरेंजमेंट। नहीं समझे? जो नेगेटिव के तरफ का सीन था वो अब इधर पॉजिटिव के तरफ का हो गया है, बस इतना ही का फर्क आया और कुछ नहीं आया। अगर तुमसे कोई पूछे कि इस पूरी प्रक्रिया में स्विच को यहां से यहां तक लाने में, स्विच को यहां से यहां तक लाने में क्या कैपेसिटर के एनर्जी में कोई चेंज हुआ है? तो जवाब है नो। क्यों नहीं? सो देखो, क्योंकि यहां भी एक कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटी C है और चार्ज कितना स्टोर कर रहा है? Q। यहां भी एक कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटी C है और चार्ज कितना स्टोर कर रहा है? प्लस Q। यहां भी एक कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटी C नॉट है और चार्ज कितना स्टोर कर रहा है? प्लस Q2। और यहां भी एक कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटी कितनी है? C नॉट प्लस Q2। जैसे यहां पे ये C Q1 है और यहां भी C Q1 है, बस अंतर क्या है? प्लेट के पोलैरिटी का। समझ गए ना? यहां नेगेटिव नीचे, पॉजिटिव ऊपर, यहां नेगेटिव ऊपर पॉजिटिव नीचे। लेकिन तुमको पता है एनर्जी के ऊपर नीचे होने से कोई फर्क, चार्ज के ऊपर नीचे यानी चार्ज के इस प्लेट से उस प्लेट पे जाने से एनर्जी को मतलब नहीं होता है। एनर्जी का सीधा फॉर्मूला होता है हाफ CV² या हाफ
क्यू स्क्वायर बाई सी। दो फॉर्मूला, तीन फॉर्मूला बताए थे तुमको। एक एनर्जी का एक और फॉर्मूला होता है हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी। उसमें यह फर्क नहीं पड़ता है कि इस प्लेट पे पॉजिटिव है या उस प्लेट पे पॉजिटिव है। आई बात समझ में? तो यहां से हम कह सकते हैं कि फ्रॉम सिमेट्री वी कैन से, सिमेट्री से हम लोग बोल सकते हैं, सिमेट्री से इस बात को कहा जा सकता है बच्चों कि इनिशियल एनर्जी इक्वल्स टू फाइनल एनर्जी, यानी डेल्टा यू इक्वल्स टू क्या हो गया? जीरो। समझ गए? तो डेल्टा यू इक्वल्स टू जीरो हो गया। तो पूछ क्या रहा है आपसे? आपसे पूछ रहा है कि ये जो पूरा चार्ज इधर से उधर जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ, इसमें हीट कितना डेवलप हुआ, तो कितना हीट डेवलप हुआ, तो कैसे निकालेंगे? तो एज वी नो दैट, हम लोग फॉर्मूला जानते हैं बच्चों, एज वी नो दैट, जैसा कि हम लोग जानते हैं, हम लोग क्या जानते हैं बच्चों? डेल्टा यू, सॉरी, हम लोग क्या जानते हैं बच्चों? तो हम लोग जानते हैं W इक्वल्स टू H प्लस डेल्टा यू। हम लोग क्या जानते हैं? W इक्वल्स टू H प्लस डेल्टा यू। तो जैसा कि डेल्टा यू हो गया जीरो, देखो कितना मजेदार केस आने वाला है। तो डेल्टा यू हो गया जीरो, तो H इक्वल टू हो गया W। तो W क्या है? वर्क डन बाय बैटरी। तो बैटरी ने जितना वर्क किया, उस सारा का सारा वर्क आपको H यानी हीट में आपको क्या हो गया? डेवलप कर गया। तो सवाल यह है कि बैटरी कितना वर्क करेगी। तो अब ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा। अब सोचो, अगर स्विच को 1 से 2 तक करने में पूछ रहा है कितना आपका बैटरी वर्क, टोटल वर्क इनिशियल वाला नहीं काउंट करना है, हमको ये कह रहा है कि 1 से लेके 2 तक अगर ले गए स्विच को, कहां से कहां समझ में आ रही है बात? 1 से 2 तक, 1 से 2 तक। तो 1 से 2 तक ले जाने में बैटरी को कितना हीट जनरेट पड़ेगा? तो 1 से 2 तक जाने में जितना बैटरी वर्क करेगी उतना ही हीट जनरेट करना पड़ेगा। और बैटरी कितना वर्क करेगी तो ये डिपेंड करता है बैटरी से कितना चार्ज पास कर रहा है। तो देखो कितना चार्ज पास कर रहा है, अभी मैं बताता हूं। दिमाग लगाना पड़ेगा, सही से सोचना पड़ेगा। सुनो जा देखो, जब ये तार को यहां से हटाओगे, ठीक, इस तार को यहां से हटाओगे, तो इसके ऊपर कितना चार्ज रहे? क्योंकि कैपेसिटर के ऊपर जो चार्ज एक बार आ जाता है सो आ जाता है, वो तभी हटेगा जब बैटरी चाहेगी। तो जब ये यहां से हटाओगे तो इसके ऊपर तो -q/2 है, ठीक, और यहां पे क्या है? +q। फाइनली जब इसको 2 के साथ जोड़ रहे हैं तो इस पे -q2 से क्या हो गया? ये +q2। इस पे q से क्या हो गया? q1। तो देखो इस पे पहले कितना था? +q, और ये अभी कितना है? और इस पे कितना था? -q2। फाइनली इन दोनों पे कितना है? q1 और q2। तो q1 और q2 को जोड़ के क्या होता है? q। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो q है, ये q जो इसके ऊपर है, ये इन दोनों पे बढ़ गया q1 q2 में। लेकिन कहोगे इसका -q2 कहां गया? तो इसका मतलब है कि इस पूरे प्रक्रिया के दौरान बैटरी जो है यहां पे +q2 सप्लाई की होगी। आ रही है बात समझ में? बैटरी ने इधर से +q2 भेजा होगा। कहोगे क्यों भेजा होगा +q2? तो ये +q2 इस -q2 को पहले न्यूट्रलाइज करके क्या कर देगा? 0। अब तब ये q 2 भाग में डिवाइड हो गया, q1 + q2। और ऐसे भी सोचो, जब तुम यहां से हटा लिए तो यहां कितना चार्ज था? -q1। इस -q1 को बढ़ा के अगर -q तक पहुंचाना है तो इससे q2 भी खींचना पड़ेगा, ताकि इस पे -q1 से हो जाए -q। कई तरीके से सोचने का तरीका है, लेकिन सबसे आसान तरीका मैं बता रहा हूं। इस पे चार्ज कितना है? q। इस पे कितना है? -q2। जब ये हटाए तो अब इस पे देखो -q2 तो बचा हुआ है और यहां पे q है। ये q तो डिवाइड हो गया q1 q2 में, लेकिन इस -q2 को न्यूट्रलाइज करना भी पड़ेगा, तब ना इस पे 0 होगा और वहां से q2 इस पे आ गया भाई। तो इसका मतलब बैटरी कितना ट्रांसफर कर रही होगी? q2। इस चीज को 2-3 बार सुनना और 2-3 बार समझने का ट्राई करना। मैं कैसे बोल रहा हूं, मैं फिर बोल देता हूं, एक बार फिर समझा रहा हूं। ये है q, ठीक है। अब इस q को 2 भाग में बांट दो, q1 q2। तो ये तो बढ़ गया, इसके लिए बैटरी को कुछ नहीं करना पड़ा। लेकिन ये मत भूलो कि इस प्लेट पे 0 नहीं था जो यहां से q2 आ जाएगा, केवल यहां पे क्या था? -q2। पहले इस -q2 को इस +q2 से क्या करना पड़ेगा? 0। अब 0 होने के बाद तब ये q जो है उसका एक हिस्सा इसके पास यहां तार से आ जाएगा, उसके लिए बैटरी से आने की जरूरत
नहीं है, यानी पहले माइनस Q2 को न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा। तो इस पूरी प्रक्रिया में बैटरी ने कितना चार्ज ट्रांसफर किया, प्लस Q2। तो तुम जानते हो बैटरी का वर्क डन जो होता है वो EMF इंटू Q2। तो अब पूरे में हम लोग को क्या कैलकुलेट कर लेना है, Q2। अगर Q2 पता चल जाएगा तो हम आराम से हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। अब Q2 कैसे पता लगेगा, तो देखो तुरंत पता चल जाएगा। पहले यहां तक आप लिख लो, फटाफट लिख लो पूरा। तो बच्चों हमें ये Q2 की वैल्यू निकालनी है, और Q2 की वैल्यू निकालनी बहुत मुश्किल नहीं है। आप खुद सोचो, ये Q1 Q2 जो है अल्टीमेटली Q1 Q2 टोटल Q का ही बंटवारा हुआ है दो पैरेलल में। तो आपको याद है मैंने फॉर्मूला बताया था, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर में जाके देखो, पैरेलल में तुम्हें चार्ज के बंटवारा होने का मैंने फॉर्मूला लिखवाया था। वहां पे मैंने आपको बोला था कि अगर आप Q2 यानी किसी C2 यानी दूसरे कैपेसिटर पे अगर आपको चार्ज चाहिए तो उसी की कैपेसिटी डिवाइडेड बाय C प्लस C0 दोनों के, तो और इनटू टोटल चार्ज। आप देखो फॉर्मूला जाके कॉपी में, Q2 इक्वल टू लिखवाया था C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू टोटल चार्ज। यहां देखो बंटवारा C1 का रोल प्ले कर रहा है C और C2 का रोल प्ले कर रहा है C0। तो आपको Q2 चाहिए तो देखो क्या लिखा मैंने, C0 अपॉन C प्लस C0, ये दोनों मिलके टोटल चार्ज कितना है Q, इसी का तो बंटवारा होना है। तो इस तरीके से बच्चों Q2 की वैल्यू कैलकुलेट होके कितना आसानी से आ गई, C0 अपॉन C प्लस C0। अब टोटल चार्ज का वैल्यू हमने यहां निकाल रखा है, तो आप इससे मल्टीप्लाई कर दो यहां पे। तो इससे मल्टीप्लाई करोगे तो देखो क्या हो जाएगा, C इंटू E है ना, C इंटू E इंटू C प्लस C0। नहीं समझे? Q की वैल्यू ये हो गई ना, C इंटू C प्लस C0 इंटू E एंड डिवाइडेड बाय 2C प्लस C0। ओके, तो इसमें से देखो क्या कैंसिल हो जाएगा, C प्लस C0 यहां पे कैंसिल हो गया। क्लियर है? तो ऑटोमेटिकली Q2 की वैल्यू क्या निकल के आ गई, C इंटू C0 इंटू E डिवाइडेड बाई 2C प्लस C0। दिस इज योर Q2। ये आपका Q2 निकल के आ गया। और जैसा कि मैंने पहले ही बोल रखा है कि बैटरी जितना वर्क करेगी वही हीट के फॉर्म में डेवलप होगा, क्योंकि आपका एनर्जी में तो कोई चेंज आया नहीं है। तो सीधी सी बात है, ये पहले का ही लिखा हुआ है बच्चों, ये पहले का ही लिखा हुआ है, ये अभी मैंने लिखा है, ये आप पहले का ही लिखा हुआ है आपका। तो अब सीधी सी बात है, H इक्वल टू, अब Q2 की जगह यहां पुट कर दो तो, और E से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा सीधा आंसर, तो C0 इंटू E स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2C प्लस C0। तो एक बार फिर ये साबित हो गया कि ऐसा भी पॉसिबल है किसी प्रोसेस में कि सारी की सारी एनर्जी, जो सारा का सारा वर्क डन जो है बैटरी का, वो हीट के फॉर्म में डेवलप हो जाएगा। अब देखो ये बड़ा क्वेश्चन है, ये एग्जाम में तुरंत आ जाने का कोई उम्मीद नहीं है। ये जेई एडवांस में आ सकता है, जेई मेन या नीट में नहीं आएगा। लेकिन आप ऐसे प्रॉब्लम्स को करोगे तभी आपका कॉन्सेप्ट सही होगा, क्योंकि जब आप एससी बनाओगे या कोई और बुक बनाओगे तो वो आपको बहुत आसान लगेगा। तो अपने को टफ क्वेश्चंस भी सॉल्व करने हैं। ठीक है बच्चों, तो ये जो भी एक्स्ट्रा पार्ट मैंने ये सब लिखा है इसको आप राइट डाउन कर लो, ये सब पहले का है। तो बच्चों अब हम लोग के सामने ये क्वेश्चन नंबर 14 है। दरअसल ये क्वेश्चन है एचसी वर्मा का, ठीक है ना, लेकिन ये क्वेश्चन रियलिटी में इंस्पायर्ड है आपका इरोडोब से। ऐसा क्वेश्चन आपको इरोडोब में दिया हुआ है, वहां उसी को एचसी ने थोड़ा सा मॉडिफाई किया है। तो जरा देखो, नहीं बस तुम्हें क्या तकलीफ होगी, तुम्हें एक तो दिक्कत आएगी कि ये थोड़ा कैपेसिटर भी अजीब तरीके से लगा हुआ है और ये बैटरी भी अजीब तरीके से लगा हुआ है। और पूछ क्या रहा है आपको, तो ए और बी के बीच का पोटेंशियल पूछ रहा है। शायद आपसे ये पूछा जा रहा है कि व्हाट इज वी ए माइनस वी बी। सॉल्व कैसे करें? देखो, पहली तो ये समस्या है कि ये सीरीज में है या पैरेलल में। तो तुम्हें देखने से ऐसा फील हो रहा होगा कि सर ये तो पैरेलल में लग रहा है। भाई ये पैरेलल में होता अगर ये बीच में बैटरी नहीं होती, अगर ये बीच में बैटरी नहीं होती और ये डायरेक्ट इन दोनों का प्लेट एक तार से जुड़ा होता और ये प्लेट एक तार से जुड़ा होता,
तो हम पैरेलल के बारे में सोच सकते थे, क्योंकि पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता। लेकिन यहां बीच में क्या आ रही है? बैटरीज। बीच में क्या आ गई है? बैटरीज। तो बैटरीज के आने की वजह से दिक्कत क्या होगी कि ये पोटेंशियल दोनों का अलग अलग होगा। ठीक है, तो पैरेलल का मामला तो कैंसिल हो गया। क्या ये सीरीज में है? तो जवाब है यस। देखो सीरीज में क्या होता था? सीरीज में सिर्फ एक लूप होता था घूमने के लिए, वही चार्ज सब पे घूमते हुए बैटरी से क्रॉस होता था। यहां अगर देखा जाए तो कोई ब्रांचिंग नहीं है, ये एक सिंगल लूप है। समझ गए ना बच्चे? तो ये देखने में आपको ये थोड़ा हजम करना पड़ेगा, इसको डाइजेस्ट करना पड़ेगा कि ये आपका एक सीरीज कॉम्बिनेशन है। आज से याद रखेंगे, ऐसे किसी भी कॉम्बिनेशन को सीरीज कैसे बोल देंगे अगर कहीं कोई ब्रांचिंग नहीं है। ठीक है ना? अगर कहीं कोई ब्रांचिंग नहीं है तो इसका मतलब ये हो गया कि वो एक कैसा कॉम्बिनेशन है बच्चे? तो सीरीज कॉम्बिनेशन है। दिस इज सीरीज कॉम्बिनेशन। तो भाई अब तो कुछ नहीं है, अब तो सबसे पहले C इक्विवेलेंट निकाल लो। तो C1 इंटू C2 अपॉन C1 प्लस C2, और दोनों पे चार्ज भी हम क्या देंगे? सेम। ठीक है ना? तो कैपेसिटी हो गई 4 इंटू 2 अपॉन 4 प्लस 2, तो 8 अपॉन, सॉरी हाँ ठीक तो है, 8 अपॉन 6 माइक्रोफराड। दिस इज योर C इक्विवेलेंट। सवाल है कि बैटरी 2 लगी हुई है। अब कल यानी पिछले क्लास में मैंने आपको समझाया था कि 2 बैटरी हो तो कैसे नेट ईएमएफ कैलकुलेट करना है। तो आपको यह देखना है कि ये दोनों बैटरी का चार्ज मूव करवाने का जो सेंस है वो सेम है या अलग अलग है। तो आप देखो 24 वोल्ट की जो बैटरी है वो चाहती है कि इधर से प्लस क्यू निकले, और 12 वोल्ट वाली चाहती है इधर से प्लस क्यू निकले। तो ऐसा तो है नहीं कि इस पे प्लस क्यू इधर से भी आएगा और इधर से भी आएगा। एक तरफ से तो प्लस क्यू आएगा, दूसरे पे तो माइनस क्यू आना है। तो सवाल है कि इसके हिसाब से चार्ज घूमे या इसके हिसाब से घूमे, तो तुम्हें देखना पड़ेगा कि किसका ईएमएफ ज्यादा है। तो तुम देख सकते हो कि ये ज्यादा है तो ऑटोमेटिकली ये कम है, तो इसका मतलब ये सेंस में होगा और ये एंटी सेंस में होगा, और इसके मुताबिक सारी कहानी चलेगी। तो इसका मतलब है कि ई नेट जो होगा हमारा E1 माइनस E2, E1 इसको बोल दो, ठीक है, और E2 इसको बोल दो। तो इसका मतलब ये हो गया बच्चों कि यहां पे 24 वोल्ट्स में आप 12 वोल्ट को सब्ट्रैक्ट करो तो कितना पोटेंशियल आ गया? 12 वोल्ट। ओके, अब चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करो। सीरीज में सभी के ऊपर चार्ज सेम होगा। तो देखो इस पे आया, इसके हाई, इस बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है तो यहां प्लस क्यू, ठीक है, और यहां पे क्या आएगा? माइनस क्यू। तुम बोलोगे कि सर ये तो इसके पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है, लेकिन बात किसकी चलेगी? बड़े बैटरी की, जिसका ईएमएफ ज्यादा है, उसके हिसाब से इस पे प्लस क्यू, और इसकी बात नहीं चलेगी। ठीक इसी तरीके से इधर देखोगे तो इसके इस प्लेट पे माइनस क्यू आएगा, कहोगे क्यों, और ऊपर में आपका आएगा प्लस क्यू। तुम कहोगे कि सर यहां नेगेटिव से जुड़ा हुआ है, लेकिन ये प्लेट भी नेगेटिव से जुड़ा हुआ है, और बड़ा नेगेटिव, बड़ा बैटरी कौन है? ये। तो ये डिसाइड करेगा। तो देखो प्लस क्यू माइनस क्यू, प्लस क्यू माइनस क्यू, तो ये सीरीज में आपका डिस्ट्रीब्यूट हो गया। समझ में आ रही है बात? जिसको भी लगे कि सर यहाँ माइनस कैसे आया, तो इस पे तो प्लस आया, ये तो समझ में आया, तो सामने वाले पे मजबूरन माइनस आना पड़ेगा, क्योंकि बैटरी डर जाएगा। क्योंकि नेट, अब इस बैटरी को आप मानो ही मत ना, आप तो ये समझो ये बैटरी है ही नहीं, बल्कि इसी एक ही बैटरी है। इस 12 को 24 में से घटा लो और काम कर दो सीरीज वाला। ठीक है, चलो आपको क्या करना था? ए और बी का पोटेंशियल निकालना था। तो पहले आप चार्ज निकाल लो। तो चार्ज कितना होगा? C इक्विवेलेंट इंटू E नेट। C इक्विवेलेंट कितना निकल के आया? 8/6, तो दिस इज 8 अपॉन 6, और E नेट हो गया 12, तो 2 टाइम्स ये कितना आ गया बच्चों? 16 वोल्ट। व्हाट इज दिस? सॉरी 16 वोल्ट, क्या मैं लिख रहा हूं यार, 16 माइक्रो कूलम, है ना, क्योंकि ये 8/6 जो है ये माइक्रोफराड है, तो यहां ये भी लिखना पड़ेगा अपने को, 2 से कैंसिल किया, 10 का पावर -6, तो 16 माइक्रो कूलम। लेकिन क्या आपको चार्ज निकालना था? तो जवाब है नहीं। आपको क्या निकालना था? ए और बी का पोटेंशियल। तो पहली बात देख लो, ये जो कैपेसिटर है इसका ये हायर प्लेट है, ये लोअर प्लेट है, तो सीधी सी बात है VB माइनस VA,
पॉजिटिव प्लेट में से नेगेटिव प्लेट का जो पोटेंशियल होता है वही कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस होता है। और कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है? कैपेसिटर का चार्ज अपॉन कैपेसिटर की कैपेसिटी। चार्ज कितना दिया गया बच्चों? तो चार्ज तो सीरीज में है तो दोनों पे सेम ही दोगे, तो ऊपर क्या लिखोगे? 16 माइक्रो कूलम। और कैपेसिटी इसकी कितनी है? 2 माइक्रो फराड। तो माइक्रो माइक्रो कैंसिल, और ये कैंसिल होके 8 टाइम्स में कटा तो 8 वोल्ट्स। तो आंसर क्या ये लिखोगे? तो नहीं, क्योंकि ये तो आंसर आया VV माइनस VA। VV माइनस VA मैंने क्यों किया? क्योंकि ये जो कैपेसिटर है इसका पॉजिटिव प्लेट ये है, नेगेटिव प्लेट ये है, और पॉजिटिव प्लेट में से नेगेटिव प्लेट का जो डिफरेंस होता है वो कैपेसिटर की पोटेंशियल डिफरेंस होती है, और वो पोटेंशियल डिफरेंस हो गया Q बाई C, यानी 16 माइक्रो कूलम बाई 2। तो ये, लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है? VA माइनस VB। तो सीधी सी बात है, अगर VV माइनस VA 8 वोल्ट है तो अगर एक उधर ले जाओगे यानी माइनस यहां कॉमन ले लोगे तो VA माइनस VB जो होगा -8 वोल्ट होगा। आई बात समझ में? तो इसमें भी आपको ढेर सारा चीज समझने को मिला कि कैसे आप इसको सीरीज मानोगे, कैसे आप इसमें नेट EMF निकालोगे, कब कैसे आपको जब दोनों पॉजिटिव टर्मिनल यहां जुड़ा हुआ हो तो आपको डर लग जाएगा कि दोनों पे प्लस देंगे क्या? नहीं, ये जो बड़ा बैटरी है वो डिसाइड करेगा। क्लियर है बच्चों? चलो लिख लो इसको। तो बच्चों अब यहां पे हम लोग देखते हैं आपके सामने कि ये एक सर्किट बन गया है, और ये क्वेश्चन भी आपका HC वर्मा का है, ठीक है। अब जरा इसमें देखो, जो कैपेसिटर्स हैं उनकी जो कैपेसिटी है वो कितनी है? 5 माइक्रो फराड। कितनी कैपेसिटी है बच्चों? 5 माइक्रो फराड। ओके, तो कैपेसिटी है 5 माइक्रो फराड। अभी क्या है कि ये स्विच ओपन है, ठीक है, तो स्विच ओपन है, और ये पॉइंट A और B ऐसे उसने नाम रख दिया है, ठीक है। ओके, स्विच ओपन है, तो इसका मतलब है कि ये कैपेसिटर यूजलेस नहीं है। बच्चों ये कैपेसिटर यूजलेस तब हो जाता जब इसको एक सेम वायर से कनेक्ट कर देते, तो ऐसा होता कि दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम होता, दैट केस दिस इज यूजलेस। बट अभी कनेक्ट तो हुआ नहीं है बच्चे, अभी तो कनेक्ट नहीं हुआ है, तो ऑटोमेटिकली ये यूजफुल है या यूजलेस है? तो आपका सीधा आंसर होगा कि अभी ये यूजफुल है, यूजलेस नहीं है। समझ गए ना? चलो तो पहले काम करते हैं। क्वेश्चन में कहता क्या है कि पहले ये पहले ये स्विच ऑफ था। ऑफ था मतलब ये काम कर रहा था सब कुछ सही से। तो अब जैसे इसको ऑन किए तो बोलता है A और B से कितना चार्ज फ्लो होगा ऑन करने के बाद। तो पहले ऑन करने के पहले क्या स्थिति थी वो जरा देखो। ऑन करने के पहले इस पूरे कैपेसिटर, इस पूरे सर्किट का C इक्विवेलेंट कितना होगा? तो बहुत आराम से लिख सकते हो। देखो C आपका पैरेलल में है और ये C क्या हो जाएगा? सीरीज में। तो C 2C और 2C इंटू C, तो 2C इंटू C बच्चों क्या हो जाएगा? 2C इंटू C क्या हो जाएगा बच्चों? 2C इंटू C अपॉन 2C प्लस C, तो ये हो जाएगा 2/3C। अरे यार ये बात समझ में, 2C इंटू C अपॉन 2C प्लस C, तो ये हो जाएगा 2C/3। C की वैल्यू कितनी है? 5 माइक्रोफराड, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो गया 10 माइक्रोफराड, तो 10/3 माइक्रोफराड, ये हो गया C इक्विवेलेंट। तो टोटल चार्ज कितना बैटरी भेजेगी? तो बैटरी चार्ज भेज चुकी होगी पहले ही, जो चार्ज भेजी होगी, तो Q इंटू C इक्विवेलेंट इंटू EMF, तो 10/3 इंटू वोल्टेज कितना है? 50, तो ये हो गया 500/3 माइक्रो कूलम। ये पहले चार्ज बैटरी ने भेजा, ठीक है ना? कितना? 500/3। तो 500/3 में से देखो यहां पे आया 500/3 बैटरी ने भेजा, ये हाफ हाफ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो हाफ हाफ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 250/3 प्लस 250/3। ओके, और अपोजिट प्लेट पे बच्चों -250/3, -250/3, नहीं समझे? 2.5 500/3 का 2 भाग में,
अच्छा, अगर बैटरी ने इधर 500/3 भेजा, इधर -500/3, और ठीक अपोजिट प्लेट पे +500/3। तो अब जरा देखो, +500/3 -250/3 -250/3, ये ऐड हो गया -500/3। तो -500/3 +500/3 कैंसिल आउट हो गया, मतलब ये आइसोलेटेड प्लेट है, अभी तो स्विच ऑफ है ना। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन से आप बिल्कुल सहमत होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ये चल रहा था। अब क्या हुआ कि अब तुमने इस स्विच को कनेक्ट कर दिया, तो ये कैपेसिटर हो गया बेकार, क्योंकि इसके दोनों चार्ज एक दूसरे को क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज, है ना। तो ये कैपेसिटर अब किसी काम का नहीं रहा। तो अब आपकी सर्किट क्या हो गई, तो अब आपकी सर्किट देखो क्या हो गई। अब जो आपकी सर्किट है वो कुछ इस तरीके की हो गई। ये पेन छोड़ो, दूसरा लेते हैं। अब ये आपकी सर्किट हो गई, इसका तो रोल ही खत्म हो गया। तो बच्चे अब देखें तो नया C इक्विवेलेंट डैश क्या होगा, तो नया C इक्विवेलेंट डैश होगा 2C, क्योंकि ये C और बैटरी तो भी वही है भी। तो सीधी सी बात है, अब कितना हो गया, 10 माइक्रोफराड, क्योंकि पहले जो C का वैल्यू दिया हुआ है वो 5 माइक्रोफराड है। समझ में आया 2C क्यों हो गया, क्योंकि ये तो खत्म हो गया ना, शॉर्ट सर्किट हो गया वो, तो उसको हम लोग बनाएंगे ही नहीं, सीधा हमने क्या लग दिया, वायर। तो अब सीधी सी बात है कि अब नया चार्ज यहां पे क्या डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, तो Q डैश इक्वल टू E इंटू C इक्विवेलेंट डैश, EMF तो वही 50 वोल्ट है, C इक्विवेलेंट डैश कितना है, 10 माइक्रोफराड, तो ये कितना हो गया, 500 माइक्रोफराड। यानी अब यहां पे 500 माइक्रोफराड दोनों जोड़, यहां बैटरी यहां से भेजेगा, तो यानी यहां पे होना चाहिए आधा आधा, तो यहां होना चाहिए आपका 250 प्लस 250 और प्लस 250, है ना, -250 -250। लेकिन एक बात देखो, अब तुमसे यही पूछ रहा है कि ये कितना एक्स्ट्रा चार्ज भेजेगा। अब यहां पे क्या आंसर करना है, कितना एक्स्ट्रा भेजेगा। तो देखो, जब इस स्विच को क्लोज नहीं किए थे तभी भी ये दोनों प्लेट को जोड़ के 500/3 तो था ही, और अब कितना है 500, तो एक्स्ट्रा कितना गया, बात समझे। 500/3 तो जब ये ओपन था तब भी यहां पे था, और अब क्लोज करने के बाद टोटल कितना आ रहा है यहां 500, तो मतलब एक्स्ट्रा चार्ज फ्लोन, जो एक्स्ट्रा चार्ज फ्लो हुआ थ्रू A टू B, A से B जो एक्स्ट्रा चार्ज गया बच्चों, A से B जो आपका एक्स्ट्रा चार्ज गया वो कितना गया, तो A से B कितना गया एक्स्ट्रा, तो सीधी सी बात है 500 माइनस, अब देखो 500/3, 500 माइनस 500/3, 500 माइनस 500/3, तो ऑटोमेटिकली माइक्रोकूलम। तो ये देखो 3 से मल्टीप्लाई करो, 1500 माइनस 500, तो 1000/3 माइक्रोकूलम। क्लियर है। तो स्विच के क्लोजर के बाद जो चार्ज मूव करेगा वो मूव करेगा बच्चों 1000/3 माइक्रोकूलम्स। ठीक है, इसको राइट डाउन कर। तो बच्चों अब इस क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखो ये जेईई एडवांस का पूछा हुआ क्वेश्चन है और अपने आप में एक यूनिक क्वेश्चन है, दैट्स व्हाई मैंने इसको भी सेलेक्ट किया। और ये भी कोई छोटा क्वेश्चन नहीं है, इसका भी सॉल्यूशन बड़ा होगा, लेकिन आपको समझना होगा। पहली बात देखो, ये एक अधूरा सर्किट है, लेकिन इन दोनों कैपेसिटर को पहले किसी बैटरी से चार्ज करके रखा गया है। ये मैंने तुमको पहले ही बोल दिया था कि जब कैपेसिटर को एक बार तुम चार्ज कर देते हो, एक बार तुमने अगर चार्ज कर दिया तो ऐसा नहीं है कि उस वहां से हटा लेने पे चार्ज कहीं चला जाएगा, ऐसा नहीं है, चार्ज रहेगा। क्लियर है। तो अब देखो कि इन दोनों को चार्ज किया गया है। अब इसके ऊपर कितना
इसको देखो, अब यहां उसने कुछ इंडिकेट कर दिया है कि इस कैपेसिटर ए को चार्ज किया गया 100 वोल्ट से, तो इसके ऊपर चार्ज QA जो होगा वो हो जाएगा CA इंटू 100, है ना, और 3 माइक्रोफराड है, तो ये बच्चों ये आ जाएगा आपका 300 माइक्रोकूलम। अब ऊपर में प्लस लिखने का मतलब है कि इसमें ऊपर वाले प्लेट को दिया गया है पॉजिटिव चार्ज प्लस 300 माइक्रोकूलम, और ऑटोमेटिकली इसको 100 वोल्ट को अपना यहां लिख दो, वो ऐसे ही जानकारी है, और इस पे हो गया माइनस 300 माइक्रोकूलम। क्लियर हो गया? चलो अब आ जाओ यहां पे इसके लिए QB के लिए। QB को देखो, इसने 180 वोल्ट से चार्ज किया है और कैपेसिटी इसकी कितनी है 2 माइक्रोफराड, तो QB जो होगी वो हो जाएगी CB इंटू 180। तो CB कितना है बच्चे? तो सीधी सी बात है 2 इंटू 180, ये कितना हो गया 360 माइक्रोकूलम। ठीक, अब इसमें क्या बोल रहा है, ऊपर वाला नेगेटिव चार्ज, तो ऊपर वाले को दिया माइनस 360, नीचे वाले को प्लस 360, ऐसा क्वेश्चन में लिखा होगा। ये स्थिति है पहले की, और इस पे कोई चार्ज नहीं है। ये जो कैपेसिटी नंबर C है, तीसरा कैपेसिटर, इसका कैपेसिटी 2 माइक्रोफराड है, इस पे कोई चार्ज नहीं है, और ये इन दोनों से काफी दूर भी है। फिर क्या हुआ कि एकाएक इसको नीचे डाउन किया गया, और इसके इस प्लेट को यहां से जोड़ दिया गया और इस प्लेट को यहां से, वही उसमें लिखा हुआ लैंग्वेज में लीड वायर, क्या लिखा हुआ बच्चों, लीड वायर। तो कनेक्ट कर देने से क्या हुआ कि अब ये कुछ सिचुएशन ऐसा दिखेगा। अब ये सर्किट आपका हो गया कंप्लीट। तो भाई ऐसा है कि जब इसके ऊपर ये आएगा तो ये भी कुछ चार्ज शेयर करेगा, है ना, कुछ तो शेयरिंग होगी इसकी। तो मान लो इससे कुछ ये पॉजिटिव चार्ज लेगा, इससे कुछ नेगेटिव चार्ज लेगा। तो एक काम करते हैं, अब इस पे चार्ज इससे कुछ लिया तो यहां प्लस Q1, यहां माइनस Q1, इस पे हो गया आपका यहां पे प्लस Q2, ऊपर वाले पे माइनस Q2, ओके, यहां पे कर देते हैं प्लस Q3 और इस पे कर देते हैं माइनस Q3। आई बात समझ में? तो ये इसके बीच में हुआ। तो अब यहां से देखो एक इक्वेशन कौन सा हुआ, एक इक्वेशन हुआ Q1 प्लस Q3। देखो ये चार्ज प्लस ये चार्ज, आखिर ये 300 ही तो डिवाइड हुआ होगा ना, तो Q1 प्लस Q3 इज इक्वल टू कितना 300। एक इक्वेशन आ गया, हमको यही चार्ज निकालना है, Q3 निकालना है, ठीक है ना। तो Q1 प्लस Q3 सिर्फ वो नहीं निकालना है, तीनों पे ही निकालना है इनफैक्ट। तो Q1 प्लस Q3 300 हो गया। और देखो और क्या कर सकते हैं बच्चे, और एक काम कर सकते हैं, और एक काम कर सकते हैं। देखो एक इक्वेशन और आएगा हमारा Q2 प्लस Q1। देखो पहले कितना था ये दोनों मिलके, माइनस 360 प्लस 360, टोटल ऐड करोगे तो ये 60 हो जाएगा। तो टोटल ऐड करोगे तो ये 60 नहीं हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, Q2 माइनस Q1। तो Q2 माइनस Q1, आखिर Q2 माइनस Q1 जो भी चार्ज पहले इन दोनों का था आपस में ना बंटवारा जो भी हुआ, तो पहले था 360 तो नेट 60। तो इसका मतलब है Q2 जोड़ माइनस Q1 किसके बराबर हो जाएगा, 60 के बराबर। अब ये दो इक्वेशन आ गया है। अब इन दोनों इक्वेशन को अगर ऐड कर दोगे तो एक तीसरा इक्वेशन भी आएगा, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं है। इसको ऐड कर दोगे तो Q2 प्लस Q3 इक्वल टू 360 आएगा, लेकिन कोई फायदा नहीं है, ठीक है ना। दो इक्वेशन आ गए, लेकिन अननोन अपने पास कितना है, 3, Q1 Q2 और Q3। तो 3 इक्वेशंस चाहिए। तो अब एक काम करते हैं, कल के क्लास में हम लोग लास्ट क्लास में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज पढ़े थे, और उसमें मैंने आपको ना लूप में घूमने का तरीका समझाया था कि लूप में हम लोग कैसे घूमते हैं। तो वो काम अगर हम लोग यहां करें तो कुछ हिसाब किताब बन सकता है। तो एक काम करो, आपको ना इस लूप में घूमना है। तो मैंने बोला था कि आप नोमेनक्लेचर करो, उन पॉइंट्स का नाम रखो जिनका पोटेंशियल अलग होगा। तो
तो जब तक तार सेम है तब तक तो पोटेंशियल सेम होगा। तो जैसे मान लो इस पॉइंट का नाम हमने रख लिया M, तो ये सारे पॉइंट का पोटेंशियल सेम, तो सबका नाम M ही हो गया। फिर कैपेसिटर आया तो नाम बदल दो, इस वायर के इस पॉइंट का नाम रख दो N, यहां से देखो N N N N N, सारा पोटेंशियल सेम। फिर कैपेसिटर आया, तो जब जब कैपेसिटर या बैटरी आती है तो पोटेंशियल बदलेगा, तो हमने नोमेनक्लेचर बदल के इसका कर दिया P, और ये सारा हो गया P। तो इस तरीके से हम M से चलेंगे, N से चलेंगे, P से चलेंगे, वापस M पे आएंगे, तो एक लूप में घूम गए। तो लूप का नाम हो गया बच्चों, यही आपका किरचॉफ लॉ में कन्वर्ट हो जाएगा नेक्स्ट चैप्टर में, तो जरा ध्यान से आप समझना। तो लूप का नाम क्या हो गया, M, फिर N, फिर P और फिर M, M N P M, ठीक है ना। लूप का नाम हो गया M N P M। अब रास्ते में मिलने वाले सारे पोटेंशियल डिफरेंस को देखो। यहां का पोटेंशियल का नाम हो गया Vm, तो लिखेंगे Vm माइनस Vn, फिर लिखेंगे Vn माइनस Vp, फिर लिखेंगे Vp माइनस Vm, और सबको ऐड करके जीरो कर दो। कोई कैसे ये हो गया, तो तुम खुद देख लो, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो जीरो हुआ कि नहीं हुआ। तो सीधी सी बात है। कोई लेकिन लिखते कैसे हैं आप, ये भी थोड़ा समझा दीजिए। किरचॉफ में तो अच्छे से सीखोगे, यहां भी सिखा देते हैं। पहले तुम देखो एक पॉइंट से चलना शुरू करो, M से। लूप का नाम है M N P M, तो M से गए N, तो M से गए N, तो M के पोटेंशियल में से N का पोटेंशियल घटा दो, तो Vm माइनस Vn। फिर N से गए P, तो फिर N के पोटेंशियल में से P का पोटेंशियल घटा दो। फिर P से गए M, तो फिर P का पोटेंशियल लिखो और माइनस M कर दो, सब करके जीरो। अब वैल्यूज लिखो, Vm माइनस Vn क्या है, तो Vm माइनस Vn इस कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस है, तो लिखोगे Q2, ठीक है। देखो इसका चार्ज कितना है Q2, और इसकी कैपेसिटी कितनी है 2 माइक्रोफराड। कैपेसिटी कितनी है 2 माइक्रोफराड, तो Q2/2 प्लस Vn माइनस Vp, तो ये भी इस कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस है। लेकिन तुम एक बात गौर करना कि Vn माइनस Vp में आप लो नेगेटिव प्लेट में से पॉजिटिव प्लेट घटा रहे हो, तो इसका मतलब है कि पोटेंशियल को नेगेटिव लिखना है, क्योंकि कायदे से तो इसमें से इसको घटाना चाहिए, लेकिन अगर हम यहां से यहां घटाएंगे तो नेगेटिव आएगा, लो में से हाई घटा दे। तो इसलिए यहां पे हम लोग प्लस लिखने के बजाय लिखेंगे माइनस Q3 बाई, इसकी कैपेसिटी कितनी है 2। क्लियर। चलो अब लास्ट देखो, Vp माइनस Vm, तो Vp माइनस Vm, तो भाई यहां पे भी ये हायर प्लेट है, पॉजिटिव प्लेट है, नेगेटिव प्लेट है, तो सीधा लिखेंगे फिर से हम लोग Q1 अपॉन, इसकी कैपेसिटी कितनी है 3 इक्वल्स टू 0। अब क्या करो बच्चों, अब इसको इक्वेशन को सिंप्लीफाई करो, पूरे इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6, तो 2 को 6 3 बचेगा, यहां पे 6 का फिर यहां 3 बचेगा और यहां 2 बचेगा। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा 2Q2 माइनस 2 नहीं 3 ना, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 से 6 3 बार में कटेगा, तो 3Q2 माइनस 3Q3 माइनस प्लस 2Q1 इक्वल्स टू 0। क्लियर। तो चलो ये एक इक्वेशन आपका यहां पे आ गया, और 1 2 तो पहले ही आ चुका था, ये नंबर 3 हो गया, ये इक्वेशन नंबर 3। अब हम लोग 1 2 3 को सॉल्व करेंगे। तो मैं इधर पूरा डायग्राम इसको मिटा रहा हूं, आप एक बार जल्दी से लिख लो। मैं इधर वाले पूरे पोर्शन को रब कर रहा हूं, जल्दी से लिख लो, आप जल्दी से लिखो, जल्दी से लिखो। चलो लिख लिया आपने, अब मैं इसे रब कर दे रहा हूं।
चलो अपने पास क्या क्या इक्वेशन आ गया बच्चों। तो सबसे पहले देखो ऊपर में क्या इक्वेशन है। तो ऊपर में अपने पास इक्वेशन है ऊपर में इक्वेशन है Q1 प्लस Q3 इक्वल्स टू 300 और Q2 माइनस Q1 इक्वल टू 60। और नीचे में तीसरा इक्वेशन क्या है अपना 3Q2 माइनस 3Q3 प्लस 2Q1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो अब ये कैसे सॉल्व होगा, क्या होगा, नहीं होगा, जरा अपने को देखना है। तो सबसे पहला काम करो बच्चों कि इसमें आप ना एक काम करो, आप इसमें Q3 को इधर भेज दो। तो 3Q2 प्लस 2Q1 इक्वल टू 3Q3। ठीक है, तो Q3 का वैल्यू आ गया। अब इक्वेशन नंबर, तो अब यहां इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, बहुत सिंपल है, अब मुश्किल नहीं है हम लोग के लिए क्वेश्चन सॉल्व करना। सबसे पहले Q2 इक्वल्स टू लिख सकते हैं हम लोग, देखो ये 3 हो गया, Q2 के जगह क्या लिख सकते हैं यहां पे 60 प्लस Q1। कैसे किया हमने, Q1 को उधर भेज दिया, 2Q1 को रहने दिया, इक्वल्स टू 3। Q3 की जगह क्या लिख सकते हैं बच्चों, Q3 की जगह लिख सकते हैं हम लोग 300 माइनस Q1। ओके, अब देखो इक्वेशन में केवल Q1 है, तो 3 इंटू 60 ये हो गया 180 प्लस 3Q1 प्लस 2Q1 और ये हो गया आपका 900 माइनस 3Q1। ठीक है, अब इन सारे 3Q1 को एक तरफ ले आओ, तो टोटल हो गया आपका 8Q1 और इसको उधर भेज दो। तो इधर ये चला आया 180, इसमें से सब्ट्रैक्ट करो, दिस इज 720 है ना बच्चों। तो 720, तो यहां से Q1 इक्वल टू 90 माइक्रोकूलम। ये पहला अपना हाथ आ गया। Q1 कितना आ रहा है 90 माइक्रोकूलम, तो ऑटोमेटिकली Q1 समझ गया ना इसके ऊपर चार्ज। Q2 कितना आएगा, तो फटाफट पुट करते चले जाओ। तो Q1 यहां 90 करेंगे तो 90 इधर गया तो हो जाएगा 150 माइक्रोकूलम। तो Q2 हो जाएगा 150 माइक्रोकूलम। ओके, उसके बाद Q3 कितना आएगा भाई, तो Q3 आपका ऑटोमेटिकली Q3 आ जाएगा 300 में से Q1 को सब्ट्रैक्ट करो, दैट इज 210। तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब आगे क्या पूछ रहा है इसमें, शायद इसमें हीट डेवलप होने वाली बात पूछी जा रही है, तो वो भी, या फिर पता नहीं, देखते हैं कि एनर्जी में क्या चेंज आया। तो इसको निकालना बहुत मुश्किल नहीं है बच्चों, बहुत आराम से आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो इसमें हम लोग को कैलकुलेशन करना है, एक सेकेंड मैं देख लूं, क्वेश्चन देख लूं। चलो भाई, ये आपका आ गया। यस, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एनर्जी स्टोर्ड इन सिस्टम बिफोर एंड आफ्टर द। ठीक है, तो पहले तो दो कैपेसिटर चार्ज था सिर्फ, तो उन दोनों की एनर्जी निकाल लो। फॉर्मूला क्या लिखोगे, Q स्क्वायर बाई 2C, Q स्क्वायर बाई 2C, दोनों का चार्ज दिया हुआ है, दोनों की कैपेसिटी, वो पहले वाली बात हो गई। बाद में कितना होगा, तो सबकी कैपेसिटी भी पता है तुम्हें और चार्जेस भी मैंने निकाल दिए हैं, तो वो कैलकुलेशन आप खुद कर लोगे। ठीक है बच्चों, तो चलो इसको राइट डाउन करो। अब हम लोग एक नया चीज पढ़ेंगे, अपना ये कंप्लीट हुआ। तो बच्चों अब उस क्वेश्चंस के बाद अब एक और टॉपिक है इसमें, जिसका नाम है डाइलेक्ट्रिक एंड कैपेसिटर। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कैपेसिटर और डाइलेक्ट्रिक का क्या इंटरेक्शन होता है ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे बहुत कुछ फर्क पड़ने वाला है। तो सबसे पहले आप ये समझो कि आखिर, जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूं कि कोई भी टॉपिक पढ़ने की जरूरत क्यों होती है, क्यों हमको एकाएक किसी चीज को लाना पड़ता है।
जैसे अभी तो अच्छा वाला हम लोग कैपेसिटर पढ़ रहे थे, ये कहां से डाइलेक्ट्रिक आपका आ गया ये अपने को समझना है। समझ गए ना बात को, कहां से ये डाइलेक्ट्रिक आ गया पहले ये समझना है। डाइलेक्ट्रिक दोस्तों पहली बात है, डाइलेक्ट्रिक क्या होता है? तो डाइलेक्ट्रिक आपको याद होगा, इसकी थोड़ी बहुत चर्चा हमने की थी, है ना। हमने थोड़ा सा इसके बारे में आपको बताया था जब हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कर रहे थे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मैंने बोला था डाइलेक्ट्रिक जो होता है वो असलियत में इंसुलेटर्स होते हैं, इंसुलेटर्स होते हैं, यानी दे आर बैड कंडक्टर्स। बैड कंडक्टर्स, बैड कंडक्टर्स का मतलब समझ में आ गया? दे डोंट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन, इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, डाइलेक्ट्रिक के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, ठीक है ना। अब डाइलेक्ट्रिक का जो आपको मैंने बताया था एक एप्सिलॉन आर, है ना, और इसी का दूसरा नाम हमने के भी रखा था, और इसको हम लोग बोलते थे डाइलेक्ट्रिक, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या बोलते थे बच्चों? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। हालांकि ये एयर और वैक्यूम के लिए, एयर और वैक्यूम के लिए हम लोग इसको एप्सिलॉन आर की वैल्यू क्या एज्यूम करते थे? 1। तो एयर और वैक्यूम का जो एप्सिलॉन आर होता था वो होता था 1। लेकिन ये कैसे 1 होता है ये अब आपको सिखाने का, ये आपको समझाने का टाइम आ गया है कि ये 1 कैसे हो जाता है बच्चों। साथ ही साथ किसी और मटेरियल के लिए लाइक रबर, लाइक कोई ऑयल, उसके लिए एप्सिलॉन आर कितना होगा। जैसे तुमको वाटर का पता है, वाटर का जो होता है बच्चों, वाटर का एप्सिलॉन आर जो होता है वो 81 होता है। तो ये सब कैसे डिसाइड होता है, ये सब कैसे डिसाइड होता है? मेटल का आपका 0 होता है, सॉरी इनफाइनाइट होता है। तो ये सब कैसे डिसाइड होता है ये सब मैं आपको बताऊंगा कि यहां पे डाइलेक्ट्रिक का ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहां से आया। इतना ही नहीं, एटमॉस्फेयर में जो आपका क्लाउड्स, जब बारिश होती है उसके ठीक पहले या उसके दौरान आप देखते होंगे कि एटमॉस्फेरिक लाइटनिंग होती है ना, बिजली चमकती है। तो वो जो लाइटनिंग होती है एटमॉस्फेयर से, वो लाइटनिंग क्यों होती है, क्यों बिजली नीचे गिरती है, तो ये सारा चीज उसको हम लोग बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। वो भी हम लोग यहां पढ़ेंगे। फिर ये भी हम लोग सीखेंगे कि कैपेसिटर के ऊपर आप Q इक्वल टू CV, है ना, Q इक्वल टू CV करते हो कैपेसिटर के लिए, तो आखिर किसी कैपेसिटर पे कितना चार्ज दिया जा सकता है। क्योंकि इस फॉर्मूला से तो ऐसा लगता है कि जितना ज्यादा वोल्टेज बढ़ाते जाओगे चार्ज बढ़ता चला जाएगा। तो इसका मतलब क्या, किसी कैपेसिटर पे जितना मर्जी है उतना हम लोग पोटेंशियल दे सकते हैं। तो इसका भी आंसर हम लोग यहाँ पे निकालेंगे, समझ गए ना। तो इन चीजों को हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। लेकिन फिर भी सवाल ये आ जाता है कि क्यों आया ये यहाँ पे। तो अभी आपको मैं इसका जवाब देता हूं। देखो, अच्छा पहले डाइलेक्ट्रिक के बारे में थोड़ा और लिख लेते हैं। दे डोंट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, है ना। डायपोल्स के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, सॉरी डाइलेक्ट्रिक के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। अब ये आया क्यों यहाँ पे बच्चों? हमने ये देखा था, ये इसको हम ब्रैकेट में लिख रहे हैं, इसको हालांकि यहां लिखना नहीं है, बस आपको समझाने के लिए। कैपेसिटी इक्वल्स टू होता है एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इनटू एरिया बाय डी। यही फॉर्मूला था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए। तो जब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए ये फॉर्मूला था, अभी तक तुमको क्या दिखाई पड़ रहा था कि हर एक जगह हम एप्सिलॉन आर की वैल्यू 1 ले रहे थे, क्योंकि क्या था, वैक्यूम था, है ना, वैक्यूम या एयर अज्यूम कर रहे थे। तो एप्सिलॉन आर की वैल्यू 1 हो जाती थी, तो आपका कैपेसिटी होता था एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। लेकिन मान लो अगर एप्सिलॉन आर की वैल्यू 2 हो, 3 हो, 4 हो, तो इसका मतलब है एप्सिलॉन आर की वैल्यू अगर 1 से ज्यादा होगी तो कैपेसिटी ज्यादा होगी या नहीं होगी। तो किसी भी कैपेसिटर की कैपेसिटी को बढ़ाई जा सकती है। अगर आपको कैपेसिटी चाहिए अच्छी खासी, अगर आपको चाहिए कि कैपेसिटी कैपेसिटर की ज्यादा हो, वो ज्यादा से ज्यादा चार्ज स्टोर करे उसी वोल्टेज के लिए, मतलब सेम V पे अगर C बढ़ा दोगे तो भी तो Q बढ़ जाएगा। Q बढ़ाने का 2 तरीका है, या तो वोल्टेज बढ़ाओ या तो कैपेसिटी बढ़ाओ। और कैपेसिटी बढ़ाने का सबसे आसान तरीका है कि दोनों प्लेट्स के बीच के मीडियम को बदल दो।
जिसको आप वैक्यूम या एयर ले रहे हो, अगर वैक्यूम या एयर के बजाय कोई दूसरा मीडियम लाइक रबर, प्लास्टिक और भी कुछ हम लोग डाल सकते हैं बीच में, जिसके एप्सिलॉन आर की वैल्यू कुछ और होगी, तो बताओ कैपेसिटी रेज हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। तो अब आपको समझ में आ गया ये क्यों आ गया। डाइलेक्ट्रिक इसलिए आया क्योंकि अब हम लोग ये देखेंगे कि कैपेसिटर के बीच में अगर दूसरा मीडियम चेंज कर दे, एयर या क्या कहते हैं वैक्यूम की जगह, तो जो दूसरा मटेरियल डालेंगे, नॉर्मली हम लोग डाइलेक्ट्रिक ही डालेंगे, मेटल नहीं डालेंगे, क्योंकि मेटल अगर डाल दोगे बच्चे तो फिर ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, क्योंकि मेटल दोनों चार्ज को क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। तो हम लोग यहाँ डाइलेक्ट्रिक को क्यों लेके आए, डाइलेक्ट्रिक को इसलिए लेके आए क्योंकि दोनों प्लेट्स के बीच में अगर कोई दूसरा मटेरियल डालेंगे तो उसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन आर की वजह से कैपेसिटी बढ़ सकती है, और भी बहुत सारे फर्क पड़ेंगे यहाँ पे। अब ये समझ में आया कि क्यों आ गया एक। तो अब ऐसे भी तुम किसी भी कैपेसिटर को, या फैन में जो लगा हुआ है कंडेंसर, उसको ही तुम तोड़ के देखना, उसके अंदर वैक्यूम नहीं होता, दोनों प्लेट के बीच में कुछ मटेरियल जैम करके डाला हुआ रहता है। समझ गए ना। तो इस तरीके से आप ये समझो कि आपका कैपेसिटर्स के प्लेट के बीच में हम लोग डाइलेक्ट्रिक डालेंगे, जिससे कैपेसिटी पे असर पड़ेगा। फिर कुछ स्टूडेंट ने पूछा कि सर कंडेंसर खराब क्यों हो जाता है, कैपेसिटर क्यों खराब हो जाता है। तो दोस्त यही वजह है, वो जो डाइलेक्ट्रिक बीच का मटेरियल है ना, उसका नेचर ना बहुत यूज होने के बाद थोड़ा चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से कैपेसिटी पे असर पड़ती है। अदरवाइज प्लेट्स तो वही के वही रहेंगे, बीच के मीडियम में थोड़ा डिस्टॉर्शन आता है, थोड़ा बदलाव आता है। समझ गए। तो अब आपके दिमाग में ये हेडिंग आ गया कि ये डाइलेक्ट्रिक यहाँ पे क्यों आ गया कैपेसिटर में एकाएक। ठीक है, तो इसमें नोट डाउन करने वाली बात यही सब है। इसको बस आपको मैंने समझाने के लिए बोला था। इसको मैं मिटा देता हूं, इसको मैं हटा देता हूं, ठीक है, और इसे भी मैं हटा देता हूं। तो फिलहाल अभी आप समझो कि डाइलेक्ट्रिक क्या होते हैं, बैड कंडक्टर्स। चलो अब इस डाइलेक्ट्रिक को भी हम लोग दो पार्ट में बांटेंगे, ठीक है ना। कैसे बांटेंगे सो देखो, डाइलेक्ट्रिक में फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो नहीं होते हैं, लेकिन फ्री इलेक्ट्रॉन्स के बजाय वहां पे होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब देखो डाइपोल याद है ना, इलेक्ट्रिक डाइपोल, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस, है ना। तो उस डाइपोल के आधार पे वो डाइपोल्स का बना होता है, और डाइपोल्स भी यहां दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं परमानेंट डाइपोल और दूसरा होता है इंड्यूस्ड डाइपोल। तो भी हम लोग सीखेंगे, पहले हम लोग लिख देते हैं यहां पे। तो डाइलेक्ट्रिक जो है, ये पहली बात है कि दे आर मेड ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल्स, दे आर मेड ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल्स। ठीक है, वो किससे के बने होते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल्स के। और डाइलेक्ट्रिक दो प्रकार का होता है, डाइलेक्ट्रिक दो प्रकार का होता है, एक होगा बच्चों पोलर डाइलेक्ट्रिक, और दूसरा होगा आपका नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। आ रही है बात समझ में। तो दे आर मेड ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल्स, और वो दो टाइप के डाइलेक्ट्रिक को डिवाइड कर सकते हैं, पोलर डाइलेक्ट्रिक और नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। क्लियर है। तो डाइलेक्ट्रिक्स के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, अरे डाइलेक्ट्रिक मतलब बैड कंडक्टर, और वो इलेक्ट्रिक डाइपोल्स के बने होते हैं, उसके अंदर मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रिक डाइपोल्स होता है मौजूद, और वो मॉलिक्यूल्स के आधार पे इसको टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, पोलर डाइलेक्ट्रिक एंड नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट डे, अब तो इतना टाइम है नहीं, इसमें बहुत अभी पूरा एक क्लास लगेगा इसको समझाने में, सब कुछ करने में। तो कल के क्लास में हम लोग इसी को देखेंगे अच्छे से। और कल याद रहे, कल आपको एक नोटिफिकेशन भी मैं दूंगा फॉर योर रिमेनिंग पार्ट ऑफ 11th क्लास। ओके।